नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अमरावती से थोड़ी देर में जुड़ेंगी सुपरिचित साहित्यकार सुश्री डॉक्टर आशा पांडे। डॉक्टर आशा पांडे जी हमारे साथ यहाँ पर इस मंच पर आज के इस कार्यक्रम रचना धर्मिता में उपस्थित रहेंगी और उसके बाद फिर हम उनकी जो लेखन यात्रा है, साहित्यिक यात्रा है, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि हर मंगलवार को हम सायं 7 बजे इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं रचना धर्मिता और किसी सुपरिचित वरिष्ठ साहित्यकार को हम यहाँ पर उस कार्यक्रम में जोड़ देते हैं। आइए आज हम चलते हैं अमरावती, जहां से हम आज डॉक्टर आशा पांडे को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देते हैं। सबसे पहले जो आज के हमारे अतिथि हैं उनको हम इस मंच पर लाते हैं। उसके बाद हमारे वैसे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए, तो उसके बाद हम ये कार्यक्रम विधिवत रूप से हम आरंभ करते हैं। आइए अमरावती से हम जोड़ते हैं डॉक्टर आशा पांडे को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अब देखिए, अभी आपके साथ कार्यक्रम आरंभ हो गया, हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। कल्पना मनोरमा जी नमस्ते कर रही है और कविता विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब हम आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मैं मित्रों को पुनः ये बताना चाहूंगा, रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित है अमरावती से डॉक्टर आशा पांडे, सुपरिचित साहित्यकार, आप कवियत्री भी हैं और आपकी और क्या क्या विशेषताएं हैं लेखन की, उसके बारे में हम आपसे ही बातचीत करेंगे। कल्पना मनोरमा जी, आशा जी आपको नमस्ते कर रही हैं। नमस्ते, कल्पना जी को मेरा नमस्ते कहिए। बिल्कुल, उन तक आपकी बात पहुंच रही है। और अब हम अशोक मिश्री जी, वो भी नमस्कार कर रहे हैं, हमारे इस मंच के साथ जुड़ गए हैं। नमस्ते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आशा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आज जुड़ गई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम आपके बारे में, आपके लेखन यात्रा के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन मैं एक संक्षिप्त सा परिचय आपके बारे में मित्रों को बताना चाहूंगा। फिर बाद में जो आपका लेखन है, आपका साहित्य है, उसके बारे में हम आपसे ही बातचीत करेंगे। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने पीएचडी डॉक्टरेट भी किया है और आपका विषय रहा प्राचीन साहित्य के बारे में आपने किया है, उसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। अच्छा, प्रकाशित आपके 5 कहानी संग्रह है, धूप का गुलाब, खारा पानी, देर कभी नहीं होती इत्यादि, ये आपके कहानी संग्रह है। और आपका यात्रा वृतांत भी है जो उड़िया में अनुदित है, उसके बारे में आशा जी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके कविता संग्रह भी 8 हैं, जिसमें हाइकू संग्रह, बाल कविता संग्रह इत्यादि शामिल है, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और आपका उपन्यास प्रकाशाधीन है और उसकी क्या स्थिति है, कहां तक पहुंच गया है, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। और आपकी देश भर की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें आपका साहित्य, आपका लेखन प्रकाशित लगातार होता रहा है। आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में अगर समय हमें इजाजत देता है तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और खारा पानी जो है, उस पर आपका लघु शोध ग्रंथ भी लिखा गया है। तो ये मोटा मोटी आपका जो संक्षिप्त में मैंने परिचय दिया है, शेष तो हम आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच में हमारे आकाशवाणी के वरिष्ठ मित्र सदानंद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। हीरो वाधवानी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। और मेरी तरफ से सभी मित्रों को जो इस समय मेरे कार्यक्रम के साथ, रचना धर्मिता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उनका मैं
हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेषकर जो हमारी आज की विशेष अतिथि हैं आशा पांडेय जी, उनका भी पुनः हार्दिक स्वागत। अजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार, नाटककार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशा जी, बातचीत शुरू करें हम। ये बताइए, अमरावती कैसे पहुंच गई हैं आप? मूलतः कहाँ से हैं आप? जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते कहती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और बहुत नए लोगों से मेरा परिचय होगा आज। इसके साथ जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ। आपने कहा अमरावती कैसे पहुंच गई? तो होता क्या है कि जहाँ का दाना पानी बदा होता है, ऐसे कहा जाता है। तो मुझे शायद महाराष्ट्र के इस अमरावती शहर का ही दाना पानी बदा था। पिछले 24-25 सालों से मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड पहले मतलब यूं तो वो भी इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं और लेक्चरशिप का जॉब कुछ दिन किया, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ के और टेलीफोन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट केबल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। तो हम पहले नागपुर आए यूपी से और फिर हम अब अमरावती में हैं 25 सालों से और लगभग मैं अमरावती में अब सेटल हूँ। तो मैं वैसे रहने वाली उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। मूल रूप से वहाँ की हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी इलाहाबाद से हुई है और यूं मैं मध्य प्रदेश से मेरी पीएचडी हुई है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। तो इस तरीके से भ्रमण का जीवन रहा है मेरा अब तक। लेकिन फिलहाल अभी अमरावती में स्थिर हो गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब इस बीच में हरगोविंद पुरी जी भी मध्य प्रदेश अशोकनगर से जुड़ गए, बहुत अच्छे कवि हैं। जी आपका जी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। निशा जी चंद्रा जी, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिलकेंद्र जी अरोड़ा जी, आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर जी रहे हैं। तो जी आशा जी, जी मेरी अपनी जिज्ञासा है, आपसे जानना चाहूंगा, क्यों आवश्यकता पड़ी आपको लिखने की? क्यों साहित्यकार बनना चाह रही थी आप? क्या साहित्य का क्या विशेष उसकी क्या विशेष भूमिका है हमारे जीवन में साहित्य की? आपकी राय जानना चाहूंगा। जी साहित्यकार बनना तो मैं शुरू में नहीं चाह रही थी। लिखना लिखना शुरू किया तब ये मुझे नहीं पता था कि मैं साहित्यकार बनने चल रही हूँ या बनूंगी कभी, या मैं अभी भी अपने आप को नहीं मानती हूँ कि मैं कोई साहित्यकार बन गई हूँ। लेकिन लिखना इसलिए शुरू किया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी माँ यूं तो स्कूल वगैरह जाके पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर में उन्होंने पढ़ाई की थी और साहित्य की गहन अध्येता थी वो। तो उनको घर में पढ़ते हमेशा देखती थी और बहुत सी किताबें हम लोग भी पढ़ा करते थे। बचपन में धर्मी वगैरह हमारे यहाँ आती थी, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आया करती थी, क्योंकि मतलब गृह शोभा और मनोरमा से लेके साहित्यिक पत्रिकाएं और रानू और गुलशन नंदा के उपन्यास से लेके आचार्य चतुर्सेन तक के उपन्यास हमारे यहाँ हुआ करते थे, क्योंकि माँ बहुत शौकीन थी। बाबूजी लाया करते थे, खुद भी पढ़ते थे और माँ बड़े इत्मीनान से पढ़ती थी। तो उनको देख देख के बचपन में ही कहीं मेरे अंदर साहित्य था। कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन वो दर्दीला साहित्य था। जब मेरा जन्म गांव में हुआ था, बहुत कुछ बीच बीच में गांव में आना जाना होता था, रही बाहर हूँ ज्यादा। तो मैंने गांव में जो लोकगीत गाए जाते थे, तो मैंने देखा कि जब वहां दर्द की कोई बात आती थी तो मैं बहुत बचपन में भी उसको सुन के रो देती थी। तो मेरी माँ को हमेशा ये फिक्र होती थी कि मैं इतनी ज्यादा भावुक क्यों हूँ, जबकि वो स्वयं भी थी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं थी तो भी गीत के बोल मुझे कहीं कहीं दर्दीले लगते थे और मैं रो पड़ती थी। वहीं से शायद मेरे मन में साहित्य के प्रति रुझान अंदर से था और कुछ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा। यहाँ तक कि पहले आप जानते होंगे कि ठोंगे में सामान वामान आया करता था। तो वो जो ठोंगे से सामान निकाल के रखना होता था, तो मैं वो, अगर मेरे जिम्मे में वो काम आ जाता था तो मैं वो ठोंगा पढ़ने में बहुत समय लगा देती थी। क्या बात तो है। मेरी माँ, हाँ तो इस तरीके से पढ़ने की एक ललक तो थी मेरे मन में और किताबें भरपूर थी घर में। तो इस तरीके से मेरा साहित्य के प्रति रुझान हुआ। मैं छठी क्लास में थी तो मैंने पहली कविता गणतंत्र दिवस पे लिखी थी। तो वो कविता क्या थी, वो तुकबंदी थी।
तो उसके बाद फिर कोई लिखना उखना नहीं हुआ घर में। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ पढ़ना सब पढ़ते सब थे, लेखन उखन के प्रति कहीं कोई माहौल नहीं था। तो बाद में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वहां से मेरी लाइन थोड़ी सी लेखन के प्रति शुरू हुई थी। हालांकि बाद में फिर ब्रेक लगा था, और वो ब्रेक जाके 2001 में टूटा था। 1 या 2 से मैं नियमित लिख रही हूँ, नियमित इन द सेंस कभी पढ़ना कभी लिखना, लेकिन हाँ मैं जुड़ी हूँ तब से। तो और वैसे शुरू शुरू में किस साहित्यकार को, किस लेखक को आप पसंद करती रही है, या उनका जो साहित्य है उसको, उसका अध्ययन आप करती रही? कुछ तो कोई तो रहा होगा ना, या परिवार में कोई ऐसा वातावरण था, किसी को जी और जी, तो शौक था लिखने पढ़ने का? मेरी माँ को लिखने का नहीं, लिखने का तो मैं नहीं कहूंगी, पढ़ने का शौक मेरी माँ को बहुत ज्यादा था। मेरे बाबूजी भी पढ़ा करते थे, पर माँ बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी। तो वो अक्सर हम लोग को, जब मैं छोटी थी तो अक्सर वो कहानियां सुनाया भी करती थी। तो दो बैलों की कथा ये सब मैंने, और ये मंत्र, ये सब कहा, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां माँ से सुनी थी मैंने। वो बाकायदा किताब खोल के पढ़ा करती थी और हम लोग को बिठा लिया करती थी, सुनो। तो ऐसा मैंने उनके मुंह से सुना था। प्रेमचंद निश्चित रूप से प्रभावित किए थे बचपन में। तब मुझे ये नहीं पता था कि प्रेमचंद क्या हस्ती हैं, लेकिन हाँ उनकी कहानियां अच्छी लगती थी सुनने में। फिर धीरे धीरे मैं स्वयं जब पढ़ने लगी तो, और किताबें भी वही सब हुआ करती थी घरों में। तो और बाद के दिनों में भी मैं प्रेमचंद को पढ़ी हूँ, और बाद के दिनों में मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकती हूँ आज, लेकिन हाँ बड़े फिर तो पढ़ने का सिलसिला सा चल पड़ा। शरद चंद्र को भी पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, आचार्य चतुर्सेन की बहुत सी किताबें मेरे घर में थी, मैंने वो सब पढ़ी। तो ये एक सिलसिला चला चला, और एक के बाद एक मुझे प्रभावित करते रहे। जो संवेदनात्मक लेखन होता था, वैचारिक नहीं, लेकिन जो संवेदना से जुड़ा होता था, वो मुझे बचपन से बहुत प्रभावित करता था। तो इस तरीके से मैं तो लेखन। आपने जैसे कहा कि आप छठी क्लास में थी, आपने गणतंत्र दिवस पर कविता लिखी है, तो थोड़े बहुत कुछ पंक्तियां याद है? ये देखिए ना, ये बचपन के ये दिन और ये यादें तो हमेशा जहन में रहती हैं। कुछ एक दो पंक्तियां याद है उसकी क्या आपको? मुझे सिर्फ एक पंक्ति, पूरी पंक्ति भी नहीं याद है, खाली एक लास्ट की तुकबंदी जो जोड़ी थी, आया हमारा प्यारा गणतंत्र दिवस आया। यही करके मैंने पूरी कविता लिखी थी, कविता संभाल के नहीं रख पाई। और लिखी इसलिए थी कि मुझे स्कूल में सुनाना था। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं कविता, अपनी लिखी कविता सुना रही हूँ। लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि अरे तुमने खुद लिखा और इतनी अच्छी लिखा। ये सब मुझे सुनने को नहीं मिला था। तो तो अच्छा, आपने जो जो मैंने देखा है, आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने डॉक्टरेट भी किया है। वो किया है आपने प्राचीन साहित्य में, तो कुछ विषय तो प्राचीन, रहा होगा। जी जी। सर साहित्य में नहीं, प्राचीन इतिहास में किया है। हाँ, साहित्य क्षमा कीजिए, तो प्राचीन प्राचीन इतिहास में। तो जी हाँ। ये क्यों, ये विषय आपको क्यों पसंद आया, या कोई विशेष रुचि थी इसमें आपको कि आपने प्राचीन इतिहास, कोई उसका चयन किया आपने? नहीं सर, ऐसा हुआ उसका चयन इस तरीके से हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहती थी। लेकिन मैं इलाहाबाद में थी, एडमिशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिल चुका था। लेकिन मेरा परिवार उसी समय मुंबई शिफ्ट हुआ। तो अब मुंबई में जाने के बाद मराठी मीडियम में करने, या हिंदी में करूं, या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करूं, या मराठी मीडियम में करूं, ये दोनों मीडियम मेरे लिए काफी कठिन थे। तो मैंने प्राइवेट एमए किया, और तब वो इतिहास सरल पड़ा प्राइवेट सब्जेक्ट लेने की उसमें। और एक चाह थी कि मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी करूंगी, तो उसमें क्या बात इतिहास है! पढ़ूंगी तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इतिहास लिया। इतिहास मेरी मजबूरी थी, लेकिन बहुत रुचि थी मेरी पढ़ने में, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं एमए इतिहास से नहीं करना चाहती थी। तो इतिहास मैं इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहती थी।
लेकिन वो प्राइवेट में बहुत टफ पड़ता, ऐसा मुझे उस समय लगा। अब लगता है कि शायद मैं करी होती तो कुछ टफ ना पड़ता। तो उस समय मैंने हिस्ट्री इस तरीके से लिया। लेकिन बाद में जब मैं पीएचडी की हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, तब मैंने मेरा इतिहास में काफी मतलब मन लगने लगा था, मेरी मेरी रुचि का विषय हुआ, और आज तो बहुत ही ज्यादा रुचि का विषय है अब। तो तब मैंने परमार कालीन स्थापत्य कला पर पीएचडी की। तो मुझे क्या आर्कियोलॉजी बात जो है। हुआ करता था, वो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। पुरातत्व से रिलेटेड जो कुछ भी होता था, आज भी मुझे बहुत पढ़ने में अच्छा लगता था। तो मैंने उसी से रिलेटेड पीएचडी का विषय चुना था। बहुत रोचक 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 विषय लिया था आपने। जी अब इस जी बीच में जी इस बीच में प्रियमदा पांडे जी जुड़ गई, देवरिया जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। नमिता सिंह जी जुड़ गई है अहमदाबाद से। वो कह रही जी है मैंने भी प्राचीन इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब बताइए, जी। तो क्या, क्या बात है क्या। और इस तरह से निशा चंद्रा जी जुड़ गई है, उदय मना जी जुड़ गए हैं, चित्रा पवार जी राजस्थान से जुड़ गई है, और दिलीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और निरुपमा सिंह जी भी हमारे साथ अब ये कार्यक्रम देख रही है। मैं तब तो सभी मेरे ज- जी जी जी, जी मैं भी जी, अपने सबको मित्रों का, निभाना है। मैं भी उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सब अपने परिवार के ही लोग हैं। ये जी साहित्य जी जगत इतना विशाल है, बड़ा है। इसमें जब सब जुड़ जाते हैं तो लगता है कि सब एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है। वसुधैव जी कुटुंबकम तो साहित्य के माध्यम से ही तो आता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जी अच्छा, फिर आपने विधिवत रूप से आपको लगा कि नहीं, मैं अब साहित्य लिखना प्रारंभ करूं, तो कविता से शुरू किया या आपने कहानी से शुरू किया, कैसे। शुरुआत में तो बचपन में मैंने कविताएं एक दो ऐसे लिखी थी, दो चार कविताएं मेरे पास थी। नहीं नहीं, लेकिन अब नहीं, कहानी बचपन के बाद जो आपको लगा कि अब आपको मतलब साहित्य की तरफ आना चाहिए, तो पहले पहली शुरुआत कैसे रही उस समय फिर आपकी, जो पहली पुस्तक के रूप में आपका आ गया है। वो तो कहानी संग्रह आया, कहानियां लिखी मैं। कहानी संग्रह आया। कविताएं लिखा करती थी, लेकिन कविता संग्रह मेरा बहुत बाद में आया। कहानी संग्रह ही आया था उस समय शुरू आपका में। तो धूप का गुलाब आया होगा पहले, सबसे पहले। पहला मैं 2001 से, ये एक भी नहीं कहूंगी, 2002 से मैंने ठीक से लिखना शुरू किया। और ये गति थी लिखने की उस समय कि 2005 में मेरा पहला कहानी संग्रह भी आ गया। तो शुरुआत फिर मैंने कहानियां लिखना शुरू की, बीच बीच में कविताएं लिखती थी। लेकिन संग्रह मेरा कहानियों का ही निकला पहला। तो वो धूप का गुलाब जो है आपके समक्ष है क्या, उसके दर्शन हम कर सकते हैं, या सामने धूप नहीं का रखा है आपने। धूप का गुलाब तो नहीं है, लेकिन बाकी और किताबें हैं, मुझे वो भी रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिख रहा है कहाँ भी। अच्छा, अब आपसे मैं थोड़ा सा अपने मित्रों के लिए ये जानना चाहूंगा। इस बीच में मुंबई से पूनम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी कवियत्री है पूनम जी। तो जी कहानियों में आप क्या लगा आपको, क्या विषय मुख्य रूप से आपने लिया है। समाज में तो बहुत सारे विषय हैं, और जी खास करके जो उस समय जब आप लिख रही थी, स्त्री विमर्श पर बातें बहुत हो रही थी। तो हम्म। क्या मुख्य विषय बनाया आपने अपने कहानियों के लिए, उनके उस पूरे संग्रह के लिए जो आपने पहला कहानी संग्रह प्रकाशित करवाया। जी मेरे विषय में ना तो स्त्री विमर्श को मैंने ध्यान में रखा, और ना ही उस जिस उम्र में मैंने लिखना शुरू किया तो प्रेम कहानियां होनी चाहिए थी, वो भी मुझसे नहीं ज्यादा लिखी गई हैं। तो मेरे ऐसे विषय रहे कि जो भावनात्मक तरीके से जो मुझे हर्ट करते थे, जो मुझे कहीं से परेशान करते थे। तो विविध वर्णीय रंग हैं, जो 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 किसी किसी को पीड़ा पहुंची, कुछ हुआ, तो वहां मेरी कलम जाया करती थी। और इस तरीके से धूप के गुलाब संग्रह में 16 कहानियां हैं, और पहला शुरुआत में उतनी बड़ी कहानियां नहीं लिख पाती थी, तो इसलिए 16 कहानी संग्रह उसमें है। छोटी हुआ करती थी कहानियां। तो ज्यादातर जैसे माँ की ममता पर भी है। तो फिर इस पे भी है कि एक वृद्ध परिवार, वृद्ध व्यक्ति हैं, और उनके उनके साथ क्या, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे कैसे उन्हें उपेक्षित किए हैं, इस विषय पे भी है।
फिर टीचर्स जो होती हैं उनके ऊपर भी है। तो यानी विविध वर्णी है, और वो स्थित मेरी माने वो मेरा तरीका आज भी हमेशा वो कहानियों में है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चीज को लेके कहानी लिखी हूँ। तो कई स्तर पे समाज के कई मतलब तबके पर जहां मुझे जो भी बात मुझे लगी होगी कि अरे ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे मन को, और वहां वो कहानी बन गई है, ऐसा हुआ है। तो और तो रही बात हम इस विमर्श जी 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 जी, बताइए बताइए आप जी। रही बात विमर्श की, स्त्री विमर्श की का उस समय सही में बहुत चल रहा था। और ये हंस में तो बहुत ज्यादा उसको पढ़ने उढ़ने को मिलता था। लेकिन मैं उस टाइप के विमर्श से सर कभी प्रभावित नहीं हुई। मुझे हमेशा लगता रहा कि विमर्श को केंद्र में रख के लिखना ये कोई बड़ी बात, क्योंकि अगर हम सोच लेते हैं कि मुझे इसको रेखांकित करना है, तो हमारी कहानी का जो मतलब जो एक सहज तरीका होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो लेकिन ये इतना जरूर है कि विमर्श मेरी हर कहानी में है। ये आप नहीं कह सकते कि विमर्श से मैं दूर हुई हूँ। लेकिन विमर्श को केंद्र में रख के मैंने कोई रचना नहीं लिखी। और स्त्री विमर्श जिस हिसाब से चल रहा था, देह का विमर्श या ऐसे, वो स्वतंत्रता, मैं सिर्फ उसको ही स्त्री विमर्श के या स्त्री का बहुत बड़ा दुख नहीं मानती थी, क्योंकि मेरी नजर में उससे बहुत ज्यादा बड़ा दुख स्त्रियों का और भी था। जहां दोनों दो वक्त की ढंग से उनको रोटी नहीं मिलती थी, जहां शराबी पतियों से उन्हें मार खाने को मिलती थी। तो मुझे लगता था कि वो जो विमर्श आज चल रहा है उससे ज्यादा जरूरी है पहले इन पे हम बात करें। यहाँ जब सब कुछ हो जाए, हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ें, उसके बाद फिर आएंगे कि हाँ भाई अब हमें देह की भी आजादी चाहिए, ये चाहिए। तो मैं कभी उस विमर्श से प्रभावित नहीं हुई, और मैंने वैसी कोई कहानी लिखी भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक कहानीकार के रूप में जब आप किसी भी विषय पर सोचना शुरू करते हैं और उस पर फिर आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे उस पर कोई भी रचना लिखनी है, चाहे वो कहानी के रूप में है या अगर उसका फलक बहुत विस्तृत है तो आप उपन्यास के लिए विचार करते हैं कि उसको मैं उपन्यास के रूप में सामने रखूं, उसके लिए तो फलक बहुत बड़ा चाहिए। और जी या जी। आप या कोई कविता आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जब आप समाज में बहुत सारी विषमताएं भी हैं, गलत चीजें भी हो रही हैं, जी जिनका साहित्यकार का काम उसको सुधारना नहीं है, बल्कि उसका उसका उसको अपनी कहानियों का विषय बनाकर उसके बारे में लिखना, एक सचेत लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में। तो उस समय जब आपको ये लगा कि अब कहानी या कोई भी रचना उस किसी खास विषय के लिए उपयुक्त है, तो उस समय आपको ज्यादातर किस रूप में उस कहानी को प्रतिबिंबित करना पड़ा? जैसे किस रूप में अगर कहें तो किसी विमर्श की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ जी जी। जैसे जैसे मान लीजिए एक कहानी मेरी है, खारा पानी ही शीर्षक से है, खारा पानी संग्रह में। अब उसमें एक बच्चे का दर्द है जो गांव में बहुत परेशान है। पानी की उसके गांव में समस्या है, और वो शहर आता है तो उसे लगता है शहर में उसे बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, जो वो उसे गांव में नहीं देखने को मिलता था, और उसके मित्र अब वो नहीं देख पा रहे हैं पर वो देख रहा है। तो ऐसे किसी एक बच्चे का दर्द जो ये सोच के आता है, लेकिन आता तो है नौकरी करने, वो बाल मजदूरी कर रहा है, तो उसके वो सारे सपने ध्वस्त होते हैं, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि भले वो सोच रहा है शहर में मुझे बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन मजदूरी करते हुए वो घर का नौकर बन के तो वो सुख से नहीं मिल रहा है। तो ये पीड़ा जब है तो उस तरीके से ही मैं अलग अलग विषय हैं और उसी तरीके से फिर उसको रेखांकित करती हूँ। जब मुझे किसी बच्चे के मन की ये पीड़ा समझ में आई कि ये आया होगा जब शहर गांव का है, आया होगा शहर में तो खुश रहा होगा, लेकिन देखो इसे तो दिन रात काम करना पड़ा है, तो अब इसे क्या लगता होगा। तो फिर मेरी मेरी जो सोच है उस तरीके से चलना शुरू हुई, और कलम उस तरीके से कहानी निकाल दी। तो ये ऐसे हुआ है, अलग अलग विषय मैंने लिए हैं और अलग अलग विषय पे मैंने कहानियां लिखी हैं। तो जब जिस मुझे विषय से
जब जी जी जी। जब हाँ, जब जिस दर्द से या जिस विषय, जैसे मुझे यहाँ एक छोटा सा दर्द ये लगा कि जो बच्चा गांव से आया है, खुश होके आया होगा कि वो शहर देख रहा है, टीवी देख रहा है, फ्रिज देख रहा है और दूसरी कार देख रहा है, लेकिन उसे काम करते समय तो वो सारी चीजें उस तरीके से देखने को नहीं मिल रही हैं और दिन भर वो थक रहा है, तो इसे क्या लगता होगा। तो ऐसे ही अन्य विषयों पे जो मैंने कहानी लिखी है उसका भी इसी तरीके का आधार सोचा, कोई एक सूत्र मुझे मिलता है, फिर उसके आगे पीछे मैं खुद विचार करती हूँ कि ऐसा ये सोच रहा है तो इसके आगे पीछे क्या रहा होगा, कैसे इसे अचानक ये आया होगा। तो अब जैसे एक कहानी अभी मेरी कथा देश में आई थी, विरासत, तो वहां मुझे सिर्फ इतना सूत्र मिला था कि गांव का एक मतलब गांव है और वहां के तालाब वगैरह में जलकुंभी आ गई है, बेहिया लग गए हैं और पानी सूख रहे हैं, कुएं भी सूख रहे हैं। एक बच्चा है जो बहुत दिनों से गांव में नहीं है, आता है तो जब देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि मेरा गांव तो बहुत बदल गया है। अब इतने से तो कहानी नहीं बनती थी ना, तो फिर मैंने इसकी अलग अलग कल्पना की कि कैसे वो गांव से बाहर गया और क्यों बाहर गया और कितने दिन बाहर रह के फिर गांव आया तो उसे क्या करना चाहिए। तो ये विषय कौन सा मैं उठा रही हूँ मतलब कौन सी बात मेरे दिल को चुभी है, फिर उसके इर्द गिर्द मैं कहानी बुनना शुरू करती हूँ। यही क्या तरीका बात है। है। जी। बहुत अच्छा, ये खारा पानी कहानी जो है आपके समक्ष है क्या इस वक्त? जी हाँ। हाँ है, ये तो है क्योंकि जी। क्योंकि कल्पना जी लिख रही है खारा पानी में, आशा जी हाँ ने लिखी थी बच्चे की कहानी, लेकिन उसमें हाँ पानी का गहरा विमर्श निहित है। बहुत अच्छी बात हाँ। कही उन्होंने। तो हम जी चाहते हैं कि हमारे और जितने भी, अच्छा इस बीच में अनिल मीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे परम मित्र हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं वो भी। और जी सरोजनी कौशिक जी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो जी। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। अब खारा हाँ पानी से हमें एक अंश सुनाइए और जी हमारे मित्र भी सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मैं खारा पानी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद क्योंकि एक आध उसका विषय ये है कि जो मैंने बता ही दिया कि बच्चा गांव से आया है और यहाँ पानी की बर्बादी देख रहा है और उसका गांव खारे पानी का है, उसके गांव में मीठे पानी के लिए कई कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। तो अब जब यहाँ वो बर्बादी देख रहा है तो उसके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, वो कहानी के अंदर है। मैं इसकी शुरुआत सुनाती हूँ। शीर्षक है खारा पानी। लड़का आज ही इस घर में आया है नौकरी करने। मगरी जिसके साथ वह आया है लड़के के गांव का है। वह पिछले कई सालों से इस घर में नौकर है। उसी ने मालकिन से लड़के की पैरवी की है। लड़का पहली बार रेलगाड़ी में बैठा है। मगरी ने बताया था कि बड़ी लंबी यात्रा है। कितनी दूर तक की होगी यात्रा। लड़का स्टेशन पर स्टेशन गिने जा रहा था। उसे न जाने किस स्टेशन पर उतरना पड़े। दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया। रात में नींद के कारण कुछ स्टेशन लड़के की नजर से छूट गए थे। इसका उसे गहरा अफसोस है। एक दिन एक रात, दूसरा भी आधा दिन झुक झुक करके धड़धड़ाती हुई भाग आई थी रेलगाड़ी। कितनी बार तो गुदगुदी हो जाती थी लड़के के पेट में। एक बार तो पहाड़ में खुदी सुरंग में ही घुस गई थी रेल। इतनी देर तक अंधेरे में डरा सहमा बैठा रहा था लड़का। स्टेशन से उतरकर इस घर तक आने में तो उसे एक और अजूबा दिखा। लड़ाकू विमान एक बड़े से मैदान के एक कोने में खड़ा है। कितने नजदीक से देख लिया लड़के ने हवाई जहाज को, और वह भी कोई ऐसा वैसा हवाई जहाज नहीं, लड़ाकू क्या हवाई बात है। जहाज। तो ये उसका ये है, जब वो शहर आता है तो किस तरीके से उसे चीजें दिखती हैं और कितना वो खुश होता है। और बाद में कहानी यही है कि बाद में उसकी खुशी कैसे तिरोहित होती है। खारा पानी उसके गांव में है और अंत में वो परेशान होके, उसके आंखों से आंसू गिरता है और होठ तक आता है। तो वो सोचता है कि अरे ये खारा पानी, खारा स्वाद कैसे पानी का आ रहा है, कहीं ये फिर से खारे, और एक्चुअली वो आंसू गिर रहे हैं, उसके होंठ पे जा क्या रहे बात हैं। है। तो वो सोचता है कि कहीं ये फिर से खारे पानी के दिन फिर से लौट तो नहीं आए हैं मेरे जीवन में। यहाँ कहानी अंत क्या, होती है। तो जी क्या बात है, बहुत मार्मिकता के साथ आपने उसका समावेश इसमें किया है, बहुत अच्छी बात है। जी अब देखिए जी। इसी बहाने जो शहरों में पानी की बर्बादी पर बात कही है आपने, हाँ और वो जी गांव से आया है और वहां पर उसके गांव में खारा पानी होता है, तो उस हिसाब से आपने गांव की परिस्थितियों को भी यहाँ पर दिखा। चित्रित किया है। तो जी इस तरह से कहा
देखिए ना, कहानी का किसी रचना का यही सही लक्ष्य होता है कि वो तीर की तरह उस बिंदु को टच करे, स्पर्श करे, जहां से वो मर्म शुरू होता है, जो जी आप वास्तव में अपने पाठकों तक लाना चाहती है, अपने जी पाठकों तक परोसना चाहती है। वही एक कहानी किसी रचना की सफलता मानी जा सकती है। बहुत अच्छी तरह से लिखा। अब हम कहानी पर तो आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, कहानी संग्रह से ज्यादा आपके कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो सबसे पहला जी। कविता संग्रह कौन सा था आपका? आ, ये तख्त बनने लगा आकाश, ये कविता संग्रह था। कविता संग्रह का नाम है, ये वाली मेरी ये पुस्तक है, तख्त बनने लगा आकाश। तो क्या बात है। इसमें, जी, इसमें मुक्त छंद की कविताएं हैं। और उसके बाद तो फिर हाइकू विधा की कविताएं, मान लीजिए दोहा विधा की, इस तरीके से दो, और एक छंदबद्ध रचना, मैंने रचनाएं कुछ की थी जो शुरुआती दौर में मेरी वही वैसे ही मैं लिखा करती थी, जो जो गेय हुआ करती थी। तो उन कविताओं का एक ये हो गया था, काफी हो गई थी, तो मैंने एक संकलन अभी 2021 में 22 में आया, बिखरा रंग सिंदूरी, वो गेय कविताओं की किताब है। तो इस तरीके से, इस वजह से कविताएं ज्यादा प्रकाशित हुई हैं, ज्यादा उसकी नहीं, बहुत नहीं, हम याद। आपकी कविताएं कुछ सुनना चाहते हैं। पहले तो हम आप पर छोड़ देते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। अगर आप गेय कविता कोई अच्छा, सस्वर पाठ करती हैं आप या नहीं, नहीं, सस्वर पाठ नहीं करती हूँ। आप गेय कविता, आप जी जी, आप सुनाइए, कुछ एक दो मैं कविताएं मैं सुनाइए। मुक्त अच्छा। मैं मुक्त जी, मुक्त छंद मुक्त जो कविताएं होती हैं, वो मैं अच्छा। उनकी उनको सुनाती हूँ। हाँ, अ, सुनाइए आपका इस बीच में भानु प्रकाश रघुवंशी जी भी जुड़ गए अशोकनगर से हमारे साथ। बहुत जी अच्छे जी। कवि हैं वो। और हाँ हाँ। कांता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जी। अ, मैं एक कविता अभी सुनाने चल रही हूँ, ये संग्रह में नहीं आई है, लेकिन मैं इसे सुनाना चाहती हूँ। तो आपका ये स्वागत है, सुनाइए। ये अभी डायरी में है। शीर्षक है तुमने पूछा था, और ये मुझे लगता है कि सब जो शादीशुदा हो जाती हैं, उन सब का इसमें दर्द होगा। तो शीर्षक है तुमने पूछा था। घर से निकलते समय तुमने पूछा था, कुछ छूट तो नहीं रहा है तुम्हारा, देख लेना अलगनी बाथरूम अलमारी ठीक से। घर से क्या बात है। निकलते समय तुमने पूछा था, कुछ छूट तो नहीं रहा है तुम्हारा, देख लेना अलगनी बाथरूम अलमारी ठीक से, की आदत है तुम्हारी सामान को फैला कर रख देने की आदत है तुम्हारी सामान को फैला कर रख देने की। मैं दौड़ी थी अलगनी की ओर, मैं दौड़ी थी अलगनी की ओर, और उतार लाई थी अपना गीला तौलिया, आश्वस्त हुई थी स्वयं भी, और तुम्हें भी किया था आश्वस्त, कि सब कुछ रख लिया है मैंने अपने बैग में। आश्वस्त हुई थी स्वयं भी, और तुम्हें भी किया था आश्वस्त, कि सब कुछ रख लिया है मैंने अपने बैग में। पर माँ जानती तो तुम भी थी, पर माँ जानती तो तुम भी थी, और मैं भी, कि छूट जाता है बहुत कुछ तुम्हारे पास, कि छूट जाता है बहुत कुछ तुम्हारे पास। तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ आती हूँ चैन की नींद, तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ आती हूँ चैन की नींद, बगीचे में अल्हड़पन आंगन में छोड़ आती हूँ खिलखिलाती हंसी, और कमरे में बेपरवाही। क्या बात सब है। कुछ माँ, सब कुछ, सब कुछ माँ, मैं स्वयं छूट जाती हूँ यहीं तुम्हारे पास, पूरी की पूरी माँ, पूरी की पूरी। ये हाय, एक क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये कविता किसको पसंद नहीं आएगी, किसके मन को स्पर्श नहीं करेगी, नहीं किसको करेगी, जी झकझोरेगी नहीं। क्या बात है, जी बहुत अच्छी कविता, जी बहुत अच्छी कविता। अच्छा, इस जी बीच में विकेश निझावन जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप उपाध्याय जी, क्या जी। बात है, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हाँ आपको सुन रहे हैं। जी तो अच्छा, ये बताइए आशा जी कि आपने कहानियां भी लिखी है, लिख रही है, कविताओं जी। में भी आपका अच्छा दखल है। तो हाँ। आपको स्वयं क्या लग रहा है कि आप अपनी बात किस में ज्यादा साफ गोई से कह पाती हैं, कविता के माध्यम से या कहानी?
क्या मतलब, ये सर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जी 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 सर मैं तो अब कविताएं मैं लिखती जरूर हूँ बीच में कभी कदा एक आध, लेकिन मैं अब गद्य ही ज्यादा लिखती हूँ और मुझे लगता है मैं कहानियों में अपनी बात ज्यादा कह पाती हूँ। कविता यूं इतनी आसान नहीं होती है। मतलब कम शब्दों में एकदम धारदार बना के अपनी बात कहना, कि एकदम सामने वाला उस पे ये हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, ये उतना आसान काम नहीं है। पर कहानी, मुझे ऐसा लगता है कि कहानी में आपके पास बहुत स्पेस होता है अपनी बात समझाने का, कहने का। तो मैं कहानियां आजकल ज्यादा लिखना पसंद करती हूँ, अ, भले ही कविता संग्रह ज्यादा आए। तो आप अपने आप को, मैं आपसे ये व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूं कि जी आपको खुद क्या लग रहा है कि किस कथाकार से आप अपने आप को, क्योंकि हर कोई, मुझे लग रहा है कि चेतन या अवचेतन मन में उसके पास ये होता है मन में कि मैं किस कथाकार या किस साहित्यकार से प्रभावित हूं अपने आप में। तो आपको क्या लग रहा है? सर इस तरीके से एक किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। मुझे कथाकार से ज्यादा मतलब रचनाकार से ज्यादा रचनाएं प्रभावित करती हैं। तो एक ही रचनाकार की एक रचना अगर बहुत अच्छी मुझे लगी है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगली रचना मुझे उतनी अच्छी नहीं भी लगती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि हाँ, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, मैं उनकी उनमें सबकी रचनाएं मुझे पसंद आती हैं। बहुत सारी ऐसी वो हैं। अब नाम मैं किसका लूं, कैसे किसको छोड़ूं, तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है वो। जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन मेरे जितने अग्रज कथाकार हैं, मैं सबकी रचनाएं लगभग पढ़ती भी हूँ और पढ़ी भी हूँ, बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ी हूँ। लेकिन कुछ रचनाएं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, तो एक आध उस तरीके से प्रभाव नहीं भी छोड़ती हैं। तो मैं रचनाओं से प्रभावित होती हूँ। अच्छा, कभी कभी आशा जी आपको लग रहा है कि हम इतना बहुत कुछ लिख रहे हैं, इतनी सारी पुस्तकें आ रही है, चाहे वो कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, कविताओं के कविता संग्रह आ रहे हैं। खैर नाटक तो बहुत कम है, उस पर हम जी चर्चा कर सकते हैं अलग से। तो क्या आजकल के समय में जहां पर सोशल मीडिया इतना छा गया है, मैं कहूंगा सोशल मीडिया का विस्फोट हो गया है, जी इसमें आसानी से पाठक हमें उपलब्ध हो पाते हैं जो हम लिख रहे हैं, क्या वो सही रूप से पाठकों तक, पाठक उसको ले पा रहे हैं? ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। सर, मैं इस विषय में ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम सूचना तो सोशल मीडिया की वजह से पाठकों तक जा ही चली ही जाती है। बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो जाता है जहां आप बता पाते हैं कि मेरी ये किताब, फला किताब आ चुकी है। अब वो पढ़ने या ना पढ़ने की अलग बात है, तो मुझे हमेशा सोशल मीडिया का प्लस पॉइंट ही दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इससे पाठक दूर हो रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा जान रहे हैं और साहित्य के प्रति उनकी रुझान हो रही है। लोग कहते हैं, ये बात भी है कि हाँ, बहुत अधकचरी रचनाएं फेसबुक पे लिख के वो लेखक बन रहे हैं। पर मैं इसको इस दृष्टि से सोचती हूँ, वो कुछ तो लिख रहे हैं, कहीं से तो शुरुआत उनकी हो रही है साहित्य के प्रति उनकी, क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोगों ने भी उसी तरीके से लिखा है, वैसे ही किया है। तो हो सकता है कि अगर 100 लोग लिख रहे हैं, तो 30-40 लोग ऐसे हों उसमें से जो गंभीर रचनाकार निकल आए कुछ दिनों बाद, करते करते। तो मैं कभी भी सोशल मीडिया का माइनस पॉइंट नहीं समझ पाती हूँ कि इसकी वजह से किताबें कम पढ़ी जा रही हैं, या बल्कि मुझे तो लगता है इसकी वजह से लेखक पाठकों के बीच ज्यादा जा पा रहा है। ये सोशल मीडिया का ही कमाल है सर, कि आज मैं अमरावती में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और आपके साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं जो मुझे शायद पहले ना जानते रहे हूँ, आज जान रहे हैं। हो सकता है मेरी किसी रचना से वो प्रभावित हो, तो मेरी रचना के लिए मेरी किताब खरीदे और पढ़े, तो ये प्लस में गया, ये माइनस में कहाँ गया सर। तो वही वही मैं आपकी राय जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए जी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है, वो अपने जी अपने दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। क्योंकि कई लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे पाठकों की संख्या इसलिए कम हो रही है कि उनको तुरंत उपलब्ध वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि जी एक साहित्यकार जब कोई पुस्तक प्रकाशित करवाता है,
उसकी सबसे पहली ये इच्छा होती है कि मेरी पुस्तक पाठकों तक पहुंचे, पाठक उसको खरीदे, पाठकों के घर में पहुंचे और उसको पाठक मिले। तो इस तरह से प्रकाशक के साथ किस तरह के रिश्ते रहते हैं वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन एक साहित्यकार, एक लेखक और एक पाठक का रिश्ता बहुत ही अलग तरीके, अलग शुरू से जो हम देखते थे। पहले ये होता था, हम प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब पुस्तक आएगी किसी बड़े लेखक की, ताकि वो हमारे पास आ जाए, हम उसको पढ़ें। आजकल तुरंत अभी आप लिख ही रहे होते हैं, अभी आपका मुख पृष्ठ बन ही रहा होता है, वो सोशल मीडिया पर इतना छा जाता है। तो वो जो उत्सुकता है, वो जो प्रतीक्षा है, वो जो एक जिज्ञासा है, वो थोड़ी सी कम हो गई है उस रूप में, क्योंकि पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है एकदम। पहले क्या होता था आशा जी, किताब जब प्रकाशित होती थी, कोई पुस्तक आती थी, वो अपने आप में संपूर्ण रूप से आती थी। पहले उसका इतना विज्ञापन नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसीलिए मेरा ये थोड़ा सा बिंदु था आपसे जानने का कि क्या स्थिति है आजकल पुस्तकों की। खैर, इस पर हम विचार विमर्श करते रहेंगे, बातचीत आगे जारी रहेगी, लेकिन हम आपसे और एक दो कविताएं सुनना चाहेंगे। इस बीच में भारत दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, और नाज सिंह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबका इस मंच पर स्वागत कर रहा हूं। आप कविताएं सुनाइए एक दो। मैं अक्सर ये कविता छोटी है इसलिए मैं अक्सर सुना भी देती हूँ। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखेंगे तो कविता अपने आप खुल जाएगी। शीर्षक है बड़ा कौन। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर। मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर। मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम्हें क्यों है इतनी शंका, तुम्हें क्यों है इतनी शंका कि सृष्टि की याद से अब तक बिना प्रतिवाद के स्वीकारी है हमने तुम्हारी श्रेष्ठता। तुम्हें क्यों है इतनी शंका कि सृष्टि की याद से अब तक बिना प्रतिवाद के स्वीकारी है हमने तुम्हारी श्रेष्ठता। लेकिन आज जब तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी बड़े आदर के साथ। लेकिन आज जब तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी बड़े आदर के साथ कि बड़ा तो आकाश है, कि बड़ा तो आकाश है लेकिन आश्रय धरा ही देती है, और बड़ा तो सागर है किंतु प्यास नदी ही बुझाती है, प्यास नदी ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अंतिम वाली पंक्तियां फिर से सुनाइए, मुझे लग रहा है पूरी कविता एक बार सुनाइए, बहुत अच्छी कविता है, बहुत बढ़िया। जी जी जी, धन्यवाद सर। मैं फिर से पूरी कविता ही सुना रही हूँ। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छी कविता है। बड़ा कौन। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर। मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर। मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम्हें क्यों है इतनी शंका, तुम्हें क्यों है इतनी शंका कि सृष्टि की याद से अब तक बिना प्रतिवाद के स्वीकारी है हमने तुम्हारी श्रेष्ठता। लेकिन आज जब तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी बड़े आदर के साथ कि बड़ा तो आकाश है किंतु आश्रय धरा ही देती है, और बड़ा तो सागर है किंतु प्यास नदी ही बुझाती है, प्यास नदी ही बुझाती है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी कविता है। फिर कविता की आपकी यात्रा तो लगातार चल रही है, आप कविताएं तो लिख रही है और कहानियां भी लिख रही है, लेकिन हमें जो पता चला कि आपका उपन्यास प्रकाशाधीन है, क्या स्थिति है उसकी, कब? इस बीच में उर्मिला शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा जी जी, आपका उर्मिला जी, आपका स्वागत है। जी 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 जी, उपन्यास के बारे में हम बात सुनना चाह रहे हैं आपसे। जी हाँ, मैं सर विदर्भ में रहती हूँ, महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में,
और पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या बहुत ज्यादा हो रही है और विदर्भ उसमें बहुत आगे है। तो मैं यहीं रह रही हूँ और संयोग से मेरा यहाँ खेती से बहुत नजदीक का नाता है। मेरा खुद का संतरे उंतरे का बगीचा है यहाँ। तो लंबे समय से इसको देखने के बाद मेरे मन में आया कि मैं इस पे कुछ लिखूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैं उस पे उपन्यास लिखी। उपन्यास का बिंदु कुछ अलग है, सिर्फ समस्याएं तो है ही हैं जिस वजह से आत्महत्या हो रही है, लेकिन कुछ अलग हटके मैंने उसमें कुछ किया है। और खाली समस्या की बात मैंने नहीं की है, मैंने किसी सरकार की या किसी नीतियों की बात ज्यादा नहीं की है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से ये जो आत्महत्या है वो हटनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं रहती हैं, हमेशा आती हैं, हर क्षेत्र में आती हैं। लेकिन आत्महत्या की जितने बड़े पैमाने पे देश भर में आत्महत्याएं हो रही है, एक प्रवृत्ति सी बन गई है। तो ये जो मनोग्रंथि है, जो एक मनोवृत्ति बन गई है कि बस जरा सी समस्या, जरा सा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन समस्या आई और हमें मर जाना है। तो मैं सिर्फ उसकी बात करती हूँ कि नहीं, पहले हम उससे जागें, हमें मरना नहीं है। तो इसी बात को केंद्र में रख के मेरा उपन्यास है। प्रकाशनाधीन अभी नहीं है, मैं अभी ही खत्म की हूँ और मैं प्रकाशकों के पास भेजना शुरू की हूँ। तो अब पता चलेगा कि कब तक वो आ पाएगा। हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, शीघ्र आएगा। अब धन्यवाद। उसको आप तुरंत तुरंत करवाइए। अच्छा, इस बीच में जी कामेश्वर खंडूरी जी, उनका भी मैं जी स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़ गए। उर्मिला उमंग सरीन जी भी जुड़ गई हमारे साथ। जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बीना फुलेरा जी भी जुड़ गई है। आपका भी एक नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, वो भी अब आ गया है। तो हम सभी बहुत गुणीजन, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका मैं इस मंच पर सादर स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब देखिए मेरा परिवार कितना विस्तृत होता जा रहा है, तो ये तो मेरी जी शान है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस जी। बीच में और सर, ये अब सोशल आप मीडिया की जी वजह से, सोशल मीडिया की वजह जी से सर, ये सोशल मीडिया सोशल की वजह मीडिया से, की वजह से संभव है। हाँ। नहीं नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप जैसे जब अच्छे साहित्यकार और सुपरिचित लेखक हमारे इस मंच के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस मंच की शान बढ़ जाती है, इसकी गरिमा बढ़ जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए कि विशेषकर आपकी कुछ बाल कविताएं भी बहुत ही सराही गई हैं, और जी। बाल कविताएं आपने लिखी है। जबकि कहा जाता है कि बच्चों के लेख लिखना बहुत कठिन होता है ना? तो जी और बाल साहित्य की भी बहुत आवश्यकता है आज के जी समय में, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जी। पहले आप उसके बारे में बताइए कि बाल साहित्य या बाल कविताएं लिखना कितना जरूरी है, उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? जी हाँ, ये तो आप मेरी अपनी व्यक्तिगत राय चाहे जो हो, लेकिन ये तो कहा ही जाता है कि हर बड़े साहित्यकार तब हम तभी कहलाएंगे जब हम बाल साहित्य भी रचे हों। बाल साहित्य, हर बड़े साहित्यकार को बाल साहित्य रचना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए। रही बात ये कि हाँ, कठिन होती हैं, क्योंकि आपको उनके स्तर पे उतरना पड़ता है। तो बच्चों का मन लाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके, अब आप जब गंभीर विषय लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं और बड़े लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा एक कहीं से थोड़ी सी बड़े लोगों के लिए बनती चली जाती है। उसके बाद आपको फिर से बच्चों के लिए अगर लिखना है तो बाल बच्चों की भाषा में उतरना पड़ता है। तो ये थोड़ा कठिन काम होता है, अपने को बच्चा बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है, मैंने महसूस किया कि आप थोड़ा सा प्रयास करिए तो दिल में तो बच्चा रहता ही है आपके, वो क्या जरूर आप बात है, वहां क्या बात पहुंच है। जाते हैं जी। तो आप जरूर पहुंच जाते हैं और फिर उतनी मेहनत फिर नहीं करनी पड़ती, बस अपने को बच्चा मान लीजिए, अपने दिमाग को कम करके आंक लीजिए, बस बनने लगती हैं कविताएं। तो अभी मैं कहानियां भी लिख रही हूँ बाल बच्चों के लिए, लेकिन उसका संग्रह नहीं आया है अभी। पर बाल साहित्य, बाल कविताओं का 3 संग्रह आ चुका है। नहीं नहीं, बाल बाल कहानियां लिख लीजिए, बहुत जरूरी है।
बच्चों जी तक कहानियां पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाल कविता में से कुछ एक दो कविताएं सुनाइए ना आप। हाँ जी, जरूर जरूर। इस बीच में आशा जी, प्रतिभा जैन जी जुड़ गई हमारे साथ। डॉक्टर अच्छा प्रतिभा जैन जी, आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद हमारे आज के इस मंच के साथ जुड़ गई है, मैं उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत अच्छे, देखिए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हमारे इस मंच के साथ जुड़ते हैं। वो आप जैसे साहित्यकारों के कारण ही होता है वो। अरे धन्यवाद सर। बाल एक जैसे मेरी कविताएं ज्यादातर बच्चों पे भी है, मैंने ये, लेकिन जानवरों को केंद्र में रख के, बच्चे जैसे कई बार हंसी हंसी में, तो उस तरीके से ज्यादा मैं लिखी हूँ। तो एक कविता है, सुना रही, हिना मेढकी, मेढक मेढकी है। तो हिना मेढकी गुस्से में जब फुदक रही थी बाहर, हिना क्या मेढकी बात है। गुस्से में जब फुदक रही थी बाहर, पीछे पीछे फुदक रहा था मेढक, कहता आ घर चल। क्यों गुस्सा अरे हो अरे, जाती क्यों गुस्सा हो जाती हो जी, झट बाहर आ जाती हो। मेरी प्यार भरी बातों को क्यों तुम समझ न पाती हो। ले दूंगा मैं हार हवेली, ले दूंगा मैं हार हवेली, गाड़ी भी ले दूंगा जी। जो मांगोगी मिल जाएगा, साड़ी भी ले दूंगा जी। बर्तन अरे सारे क्या मैं बात है। मांजूंगा, बर्तन सारे मैं मांजूंगा, सब्जी भी काटूंगा जी। पकड़ रहा हूँ कान तुम्हें, अब कभी न मैं डांटूंगा जी। यह सब सुनकर धीरे धीरे लगी हिना मुस्काने तब, यह सब सुनकर धीरे धीरे लगी हिना मुस्काने, फिर मेरे गुस्सा होने पर ही आती अक्ल ठिकाने फिर। ये अरे क्या एक बात है, क्या। हाँ, एक और सुनाइए, एक और सुनाइए जी बाल के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता जी। है, बहुत अच्छी एक कविता है। एक माँ के लिए बच्चा कह रहा है, अम्मा तेरे हाथ कितने नरम तुम्हारे हाथ, मेरी प्यारी अम्मा जी। कितने अरे नरम अरे क्या बात है। तुम्हारे हाथ, मेरी प्यारी अम्मा जी। भाता मुझे तुम्हारा साथ, मेरी प्यारी अम्मा जी। इन हाथों से थपकी देकर जब तुम मुझे सुलाती हो, मुझे नींद गहरी आ जाती, सपने में तुम आती हो। दूध अरे भात क्या से बात है। भरा दूध भात से भरा कटोरा लिए हाथ में आती हो, मुन्ना राजा बोल बोल कर पूरा मुझे खिलाती हो। खा पीकर मेरी अम्मा मैं यहाँ वहाँ छिप जाता हूँ, खा पीकर मेरी अम्मा मैं यहाँ वहाँ छिप जाता हूँ। बोल बोल कर अम्मा अम्मा तुमको खूब छकाता हूँ। पहले तुम हंस देती हो, पहले तुम हंस देती हो, पर फिर गुस्सा हो जाती हो। ढूंढ ढूंढ कर मुझको अम्मा तुम कितना थक जाती हो। जब तुमको मिल जाता हूँ तब डांट तुम्हारी खाता हूँ, जब तुमको मिल जाता हूँ तब डांट तुम्हारी खाता हूँ। अम्मा तेरे डर के मारे मैं झट से उठ जाता हूँ। क्या सपना बात है, क्या कहीं बात है। भाग जा सपना कहीं भाग जाता है, तुमको गले लगाता हूँ। इन प्यारे हाथों को अपने सिर के ऊपर पाता हूँ। इन प्यार वाह जी वाह, अब देखिए कितनी मासूमियत, कितनी जी सहजता, सरलता और कितनी खिलखिलाहट है इस जी रचना में। तो क्या है ना कि बच्चों के लिए लिखना जितना आसान है, बहुत कठिन भी है। आपको जी बच्चों का मनोविज्ञान समझना पड़ता है, समझना और पड़ेगा किन जी परिस्थितियों में कौन सी रचना किस तरह से काम आती है। एक साहित्यकार का काम तो वही होता है। और इस बीच जी में राजेश राज जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। बबीता गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गई। और बाकी रमेश चंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बढ़िया बाल कविता है। और बहुत सारे मित्र हमारे साथ, महाराकृष्ण, डॉक्टर महाराकृष्ण भरत जी जम्मू से जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अब देखिए कहां कहां से आपके लिए मित्र जुड़ रहे हैं। और जी आज हम सौभाग्य रचना मेरा। धर्मिता रचना धर्मिता कार्यक्रम में डॉक्टर आशा पांडे, जो सुपरिचित साहित्यकार हैं, कवि हैं, और अमरावती से जुड़ी है। ज्योत्सना सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो आपको तो बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं डॉक्टर साहब। तो बहुत पुरस्कार मिलने, जी जी, पुरस्कार मिलने से कितना निखरा आपका लेखन, इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए ना।
कितना प्रभावित करता है एक साहित्यकार को पुरस्कार? पुरस्कार, अब देखिए सर, मेरी जिस कहानी संग्रह को, चबूतरे का सच को पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुंशी प्रेमचंद प्रथम पुरस्कार मिला। तो जब वो मिला तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये कहानियां तो मैं बहुत पहले लिखी थी, फिर पुस्तकाकार हुई, फिर उसके बाद यहाँ पहुंची। तो मैं तो पहले ही ये सब लिख चुकी थी, लेकिन आज ये जब इस पे चबूतरे का सच को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का ठप्पा लगा, तो ये किताब महत्वपूर्ण सी लग रही है। तो मुझे लगा इसका कारण क्या है, तो शायद उसका कारण ये है कि हमें स्वीकृति मिल जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे लिखे हुए को लोग थोड़ा सा, हमारी मेहनत को लोग सराह रहे हैं और सफल हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि उनकी नजर में हम कभी फिर से उससे नीचे ना जाएं, हो सके तो हम आगे बढ़ें। तो बहुत लेखक पुरस्कार मिलना जितनी खुशी की बात है, उससे ज्यादा कहीं जिम्मेदारी भी देता है। तो हमें उस जिम्मेदारी के प्रति जरूर सजग रहना चाहिए। हमें सिर्फ पुरस्कार पाके फूल फूल के और खुश होके ही शांत नहीं बैठ जाना चाहिए। तो मैंने इस चीज को अपने अपने तय कोशिश की, और मुझे जहां तक लगता है कि मेरा अगला संग्रह और उससे अगला संग्रह निश्चित रूप से कुछ कुछ निखरते ही गए हैं, क्योंकि मेरे मन में वो जिम्मेदारी का भाव आया कि नहीं, मुझे पुरस्कृत इसलिए थोड़ी किया जा रहा है कि मैं अब चुपचाप खुश होके बस बैठ जाऊं, मुझे और कुछ इसके लिए करना होगा। तो ये भाव तो आता है। तो पुरस्कार मिलने से हमारी कलम थोड़ी मजबूती से और ज्यादा जिम्मेदारी से चलना शुरू करती है। मेरे साथ ये हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। और आशा जी, हमने ये देखा है खास करके जब 2020, 21, 22 के दौरान जो कोरोना की स्थिति देश में रही, मिलना जुलना तो बंद हो गया था, साहित्यिक गतिविधियां भी ठप हो गई, और इस बीच में साहित्यकारों को एक अच्छा सा समय मिला, एक अच्छा एक गैप मिला, अपने आप को एक स्पेस मिला। और आप देखिए कि उस दौरान का कितना समृद्ध साहित्य हमारे समक्ष आ रहा है आजकल, बहुत इस तरह से आ रहा है। तो आपकी आपकी क्या विशेष गतिविधियां रही उस काल में? जी हाँ, उसी कोरोना काल में ही 2 बाल संग्रह मेरा आया था सर। और एक जो अभी देर कभी नहीं होती अंतिम कहानी संग्रह, 4 कहानी संग्रह है, तो देर कभी नहीं होती कहानी संग्रह की कहानियां कोरोना काल में ही लिखी गई थी। तो ये 3 चीज मुझे, और गेय कविताओं को जो मैं डायरी में लिख के रख देती थी, वो सब मैंने फिर से दुरुस्त किया, मात्राओं में किया, और फिर वो पुस्तकाकार भी। ऐसी 4 किताबें मेरी कोरोना काल के दरमियान आई। तो प्रकाशन की कोई समस्या तो नहीं आई आपको अपने पुस्तकों के प्रकाशन में? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है ना कि कई कृतियां रह जाती है, पांडुलिपियां रह जाती है, बहुत अच्छा लिखा होता है, लेकिन आपको प्रकाशक उस तरह से नहीं मिल पाता है। तो आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इसके बारे में? नहीं सर, पहली पुस्तक में तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई। तब मुझे कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आता था, जानकारी नहीं थी। और पहली पुस्तक मैं नागपुर से ही, मैं अमरावती में रहती हूँ, नागपुर से करवाई थी कि नजदीक है, हमें ज्यादा सहूलियत होगी। तो मैंने पहली पुस्तक में मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं आपको बताऊं, मैं इतना परेशान हुई थी कि मुझे बाद में कई सालों तक लिखा रखा रह गया, लेकिन मैं प्रकाशकों को अपनी चीजें भेज नहीं पाई। मुझे नहीं लग रहा था कि इसको प्रकाशित करवाना भी बहुत जरूरी है, इतना ही अगर परेशान होना है तो। लेकिन बाद में जब मैं भेजी तो मेरी रचनाओं को स्वीकृति भी मिली और प्रकाशित भी हुई, और फिर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मेरी रचनाएं पत्रिकाओं में भी लगभग कथादेश, परिकथा और लगभग वागर्थ, ज्यादातर साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि लौटी नहीं है, लौटी भी हैं, अभी भी लौट आती हैं, लेकिन मुझे स्थान भी मिला सर। तो बस वही वजह है कि मेरी कलम चलती रह गई। अगर अगर ना मिला होता तो शायद निराशा आती और ये होता। पाठक भी मुझे बहुत मिले। क्या बात है। अच्छा, कविताओं में हाइकू संग्रह आपके आए हैं, जी तो कैसे ये रुचि कैसे बनी आपको हाइकू
लिखने में, और उसका कुछ तो सुनाइए ना उसमें भी आप। अब वो हाँ नहीं सर। तो वो पक्ष रह जाएगा फिर। हाँ जी, वो हाइकू तो मैं कभी भी सोचती थी कि जिस जिस चीज को गणित लगा के लिखा जाए उसमें कैसे कोई भावना व्यक्त हो पाएगी, और साहित्य की चीज कैसे गणित लगा के की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ 5 7 5 का हिसाब रहता है हाइकू में। तो 5 शब्द, 5 अक्षर, फिर 7 अक्षर, फिर ऐसे। तो इतने कम में कुछ कह पाना तो आसान नहीं, और करके मैं बहुत हल्के से इसको लेती थी कि मेरे बस का तो ये बिल्कुल नहीं है। 2012 में मैं दिल्ली आई थी और वहां मेरी मित्र थी सुजाता शिवेन जी। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बार बार हाइकू की बात मुझसे कर रही थी। कुछ दूर तक मुझे छोड़ने आई, फिर बात दूसरी होती थी और फिर वो हाइकू की बात पे आ जाती थी। तो कुछ दूर तक मुझे वो छोड़ने आई, जब मैं उनके यहाँ से निकली तो मार्केट तक बोली चलो मुझे भी मार्केट जाना है, मैं वहां तक साथ चलती हूँ। उस बीच भी हाइकू की ही बातें करती रही, और मैं मन के मन में सोचती रही कि ये मैं क्या लिख सकती हूँ, कभी नहीं लिख सकती हूँ इसे। उसी समय उन्होंने कहा कि एक हाइकू में कमलेश भट्ट कमल जी हैं, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो समकालीन भारतीय साहित्य या शायद किसी के अंक में छपा था। तो बोली मैं आपको उसे भेजूंगी। मैंने सोचा ठीक है, भेजेंगी तो देखा जाएगा। उन्होंने संयोग से, मैं अमरावती पहुंची और उसके 4 5 दिन 6 दिन बाद उनका वो आलेख आ गया। जब आ गया तो मैंने उसे पढ़ा, बहुत कोई इरादा नहीं था कि मैं हाइकू की तरफ मुड़ूंगी। मैंने वो लेख पढ़ा और 2 3 बार पढ़ा, और अपने आप ही मेरा पहला हाइकू जो मेरी पुस्तक में है, एक दोपहर अपने आप उपजा। तो जब वो अपने आप आ गया तो मैं खुश हुई कि अरे ये तो बन गया मुझसे। फिर दूसरा भी उसी समय बन गया। फिर तो यात्रा चल निकली, फिर तो खाली समय में, यात्राओं में, ट्रेन में रहते समय मैं हाइकू लिखा करती थी। तो कुछ हाइकू सुनाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा, हमारे मित्र भी सुनेंगे। जी जी, जरूर जरूर। ये जो मेरा पहला हाइकू उपजा था, मैं उसको पहले सुनाना चाह रही हूँ, जो अचानक सुनाइए। निकल आया था। हाँ, ये है। सपने में था सुख का सरोवर, जागी उजाड़। हो ओए गया हाइकू। क्या बात। जी। हाँ उसके हाँ, तुरंत बिल्कुल बाद बिल्कुल। क्या था? जीवन नदी, जीवन नदी उमड़ी हर बार, बांधों से घिरी। तो हाइकू का यही होता है कि कोई ना कोई पूरा पूरा भाव आप इतने अक्षरों में डाल दें जिससे, जिसका विस्तार हो सके। तो जैसे एक हाइकू मैं सुना रही हूँ। जलती आग पेट से दिल तक, जलती आग पेट से दिल तक, चूल्हा उदास। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरीके से, और हाइकू का संग्रह मेरा बहुत सराहा गया था। मुझे जितना इस एक संग्रह में सराहना मिली थी, उस तरीके से पहले कहानी संग्रह या किसी और में नहीं मिली थी। तो ये जब मैं हाइकूकारों के पास भेजी, कुछ लोगों के पास, तो लोगों ने पसंद किया था। और एक दो और सुनाइए अगर आपके समक्ष जी। है। हाँ जी, किताब तो है मेरे पास। कोरा कागज, कोरा कागज मौन में सधे शब्द, कोरा कागज मौन में सधे शब्द, बोलते खूब। क्या बात है, क्या बात है। जान ना पाया कब बोया बबूल, जान ना पाया कब बोया बबूल, चुभते अब। तो अब ये कि मैं उस समय, हाँ, एक एक और छोटा सा हाइकू सुनाती हूँ। सूनी दीवार तस्वीरों से सजाई, सूनी दीवार तस्वीरों से सजाई, मन का क्या हो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, कि यही है ना कि हाइकू का यही महत्व होता है। कम जी, से कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बात कह देते ज्यादा हैं। बड़ी बात कह ले जाए। जी 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 जी, क्या बात है, बहुत जी। बढ़िया। अब आपका वर्तमान में क्या क्या व्यस्तता है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, पाइपलाइन में क्या है अब आपका। जी, इस समय तो मैं, पिछले साल मैं अमेरिका होके आई थी,
एक 1.5 महीना रह के, तो वो मुझे वहाँ का यात्रा वृत्तांत लिखना मैं शुरू की हूँ। और एक प्रोजेक्ट है कि मैं अभी किसानों पर ही उपन्यास लिख रही थी, तो मेरे मन में किसानों के बहुत ज्यादा नजदीक से हुई मैं अपने पात्रों के। मेरे मन में है कि मैं देश भर के किसानों की समस्याओं को एक कहानी संकलन के रूप में ले आऊं। तो उसमें अन्य भाषाओं की अनुदित कहानियां लूं या जैसे भी, तो वो एक प्रोजेक्ट मेरे मन में चल रहा है। तो इस तरीके तो से इस तरह बाकी से इस तरह बाकी तो यात्रा चलती रहती है अभी या कुछ ही उसके अलावा तो कहानियां भी हैं दिमाग में, आलेख भी चल रहे हैं कुछ। तो मैं ललित निबंध वगैरह भी कुछ लिखी हूँ, उस पे भी कुछ कुछ कभी कभी लिखती हूँ जब मन में आ गया कभी तो, या कभी कहीं से डिमांड हो गई तो लिख के भेज देती हूँ। ऐसा चलती रहती हैं कुछ न कुछ चीजें। हमारे हमारे कवि मित्र विशाल पांडे जी जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं आशा जी को देखकर अच्छा लगा और यात्रा वृतांत का इंतजार है। तो जी यात्रा वृतांत आप पूर्ण करिए। और जी डॉक्टर महाराष्ट्र भरत जी लिख रहे हैं कि हाइकु शायद जापानी कविता की पद्धति है जो आज जी विश्व साहित्य का अंग बन गई है। अंग बन गई, जी हाँ। तो देखिए किस तरह से अपने मित्र आपकी बातों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बाद में जब कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मित्रों की जितने भी कमेंट्स आए हैं उनको जी आप देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अपना उत्तर आप दे दीजिएगा। अभी इस जी बातचीत के दौरान आशा जी क्या लगा आपको, हम क्या कवर नहीं कर पाए, आपके मन में और कोई बात है? क्योंकि ये एक अनौपचारिक बातचीत है जी जो हम आपके साथ कर रहे हैं। तो और कुछ जी। आप इस मंच के हाँ, माध्यम से जी, आप शुरुआत में सर आपने कहा था कि यात्रा वृत्तांत एक मेरा आया है जो उड़िया भाषा में अनुदित हुआ है, वो बात रह गई। मैं बताना चाहूंगी, ये मेरा यात्रा वृत्तांत है, बादल को घिरते देखा है। इसकी एक वाह क्या खास बात है। बात जो है वो ये है कि ये यात्रा वृत्तांत मैं नहीं गई हूँ यहाँ पर, मेरे पति गए थे और उन्होंने 1400 फोटोग्राफ्स लाया था और 4 वीडियो कैसेट थे और रोज कुछ ना कुछ बताया करते थे। उनकी एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वो अपनी दिनचर्या लिख के लाए थे। तो उसी को आधार बनाकर जैसे हम किसी की जीवनी लिखते हैं, किसी दूसरे की जीवनी या आत्मगत, उस तरीके से मैंने इसको लिखा। लिखने के बाद इनके ग्रुप के 4-5 मेंबर्स को इसकी प्रतियां मैंने भेजी कि कहीं कुछ मैंने ऐसा तो नहीं लिखा जो वहां ना रहा हो या मुझसे ऐसा हो गया हो। तो सबने इसको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है, और यही सब हमारे साथ वहां हुआ था। तो ये यात्रा वृत्तांत उड़िया भाषा में अनुदित होकर प्रकाशित हो चुका है। ये पसंद भी बहुत किया गया, जबकि मैं बहुत डर रही थी इसको लिखते समय। मैं चाहती हूँ कि क्या इसे बात लोग है। पढ़ें और वो ये जाने कि ना जाके भी मैं जो ये प्रयास की हूँ वो कैसा रहा। मतलब मैंने अपने पति की यात्रा को शब्द दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए जी इस मंच की एक और विशेषता ये है कि हमारे मित्र आपस में विचार विमर्श भी करते रहते हैं। जैसे हमारे भरत जी ने कहा है, महाराष्ट्र भरत जी ने, कि ये जापानी पद्धति है। तो हमारे जी अरुण कुमार पासवान जी लिख रहे हैं नहीं जापानी ये तो है ही, भारत में खूब अपनाई गई है। इस तरह खूब से अपने। फिर एक और प्रतिक्रिया आई, साहित्यकार अज्ञे ने इसका विशुद्ध रूप से प्रयोग किया है। इस तरह से देखिए आपस में भी विचार विमर्श अपने मित्रों के बीच में चलता रहता है। तो जी यही एक खूबी है इस मंच के माध्यम से कि हम विशुद्ध रूप से साहित्य पर खुले मन से चर्चा करते रहते हैं। तो जी साहित्य के इतर आपको और क्या रुचियां हैं? कि देखिए ना, कई लोग चित्रकला में रुचि रखते हैं, कई लोग संगीत गाने में या संगीत सुनने में। आपकी और क्या साहित्य के अतिरिक्त आपकी क्या रुचियां हैं आशा जी? जी, साहित्य के अतिरिक्त मुझे अलग-अलग जगहों पर जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं या अलग शहर हैं, वहाँ घूमने का बहुत शौक है। मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर, मुझे पसंद आता है, और अगर ऐतिहासिक स्थल है तब तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा जो कलाएँ होती हैं, तो जैसे चित्रकला वगैरह से मेरा भी लगाव है। तो मैं क्या खाली बात है। टाइम में मैं मतलब ऐसे भी बैठी हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो उस समय कोई न कोई चित्र मेरा
बनता रहता है। तो छोड़, यूं मैं चित्रकार नहीं हूँ, मेरे चित्र कोई बड़े अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे उसमें बहुत रुचि है और मैं पेंटिंग करती हूँ। तो अगर मुझे समय मिले और कोई कहे कि क्या करना चाहेंगी, तो मैं दिन भर में आधा टाइम पेंटिंग करूं और आधा टाइम लिखूं और पढूं। इतना मुझे पेंटिंग से लगाव है। इसके अलावा जो लड़कियों के शौक हुआ करते थे पहले, कि भाई सिलाई बुनाई कढ़ाई, वो सारे शौक मुझे हैं। जी। लेकिन चलिए लेकिन प्रेजेंट तो में वो सब चीजें तो छोड़ चुकी हूँ, पर पढ़ना, घूमना और पेंटिंग ये मेरा अभी भी जारी है। अच्छा, अब एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है। अब सिनी वाली शर्मा जी भी जुड़ गई है, उनका भी मैं जी, स्वागत कर रहा हूँ। तो जी। आपने अब परिवार में अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाया भी है? अपने बच्चे रुचि है साहित्य में रखते हैं या नहीं? सर, हिंदी तो पढ़ते हैं मेरे, यूं कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी है, बेटे की भी बेटी की भी। और शुरू शुरू में ये लोग बहुत खुश होते थे और बहुत, इनको एक होता था कि मेरी मम्मी लिख रही है, मेरी मम्मी का लिखा छपा है। लेकिन अब मुझे लगता है यूज टू हो गए हैं और उतना ज्यादा कुछ पढ़ने या उसके उसमें नहीं आते हैं, पर खुश होते हैं। पर कोई विरासत के रूप में मैं आगे बढ़ा नहीं पाई हूँ। कभी इन्हीं लोगों के मन में आ जाए और कुछ समय बाद फूट पड़े तो नहीं कह सकती हूँ, फिलहाल तो नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब हम देखिए 1 घंटा 10 मिनट कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। तो जी, अंत में मैं चाहूँगा कार्यक्रम समापन से पहले आप एक जी, कविताएँ आपकी बहुत अच्छी है। अब जी, जो और मित्र इस समय जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक कविता और सुनाइए। उसके बाद हम फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। जी, ठीक है सर। मैं एक कविता जो अभी अमरावती विश्वविद्यालय में बीकॉम के कोर्स में भी लगी है, उसी कविता का पाठ कर देती हूँ। शीर्षक है मैं एक नदी। इसे आप महिला के परिप्रेक्ष्य में, नारी के परिप्रेक्ष्य में भी समझें और नदी के भी परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। शीर्षक है मैं एक नदी। मैं एक नदी, तटों बांधों का नियंत्रण सहती, दुख को समेटती, सुख को बिखेरती, सींचती उगाती, अनवरत श्रमरत हूँ। मैं एक आह! नदी, तटों बांधों का नियंत्रण सहती, दुख को समेटती, सुख को बिखेरती, सींचती उगाती, अनवरत श्रमरत हूँ। मुझे डुबाने का प्रयास सतत जारी है। मुझे डुबाने का प्रयास सतत जारी है, किंतु मैं स्थिर हूँ। आता है उफान अंतस में मेरे भी, आता है उफान अंतस में मेरे भी, किंतु संयम रख लेती हूँ, ताकि कल कल की स्वर लहरी का संगीत फूटता रहे और पथिक ले सके विश्राम मेरे आंचल में। क्या फूटती बात है! रहें असंख्य प्रेम धाराएं, फूटती रहें असंख्य प्रेम धाराएं, जो हरा भरा कर दें सूखे बंजर हृदय को। युगों युगों से पाला गया ये भ्रम कि रोक देंगे मेरी निर्बाध गति को, मैं पोसती रही खुश होकर। क्रोध में उफन पड़ूं और डुबो दूं ब्रह्मांड, क्रोध में उफन पड़ूं और डुबो दूं ब्रह्मांड, ये शक्ति है मुझ में, किंतु सृष्टि चलती रहे और सभ्यताएं फैलती रहें, इसलिए मैं स्वयं ही डूबती हूँ और डूबती ही जा रही हूँ स्वयं की अथाह गहराई में। धन्यवाद क्या सर। बात है! क्या बात है! बहुत अच्छी कविता के साथ आज की ये चर्चा, बातचीत मैं उसको विराम देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। आपसे निवेदन है कि जो कमेंट्स हमारे मित्रों के आए हैं, उनको आप देख लीजिए जी, आशा जी और उस जी, पर अपनी जी, जरूर। प्रतिक्रिया भी दे दीजिए। और जी, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपने समय निकाला, हमारे जी, इस मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत अच्छा लगा हमको। और जो मित्र जुड़े, उनके प्रति 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो लोग आए तो मेरा लिखना या मेरा पढ़ना या मेरा बोलना सार्थक हुआ। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ उन सभी के प्रति, और मैं आपके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। आपने ये मंच मुझे प्रदान किया और बहुत नए लोगों से मुझे जोड़ा, नए लोगों तक मेरी रचनाएँ गईं, जिनसे मैं शायद अब तक, कुछ लोग इसमें ऐसे थे जिनसे मैं नहीं जुड़ी हुई थी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आने वाले सारे मित्रों का। धन्यवाद सर। धन्यवाद आशा पांडे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर रचना धर्मता कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी थी
अमरावती से डॉक्टर आशा पांडे। इसके साथ ही अब हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे अनुमति दीजिए